गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। समष्टि अर्थशास्त्र में हमने बहुत चीज़ें देख ली थी। आज हम लोग देखते हैं कि उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। चूँकि उपभोग वस्तुओं के बारे में जानना ज़रूरी होता है, तो हम लोग देखते हैं कि उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को जब हम लोग उपयोग में लाते हैं तो उसे उपभोग वस्तुएं कहते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि उपभोग वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं भी कहा जाता है। और उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है। इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं की उत्पादन में नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी का ही उपभोग किया जाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि उपभोग वाली वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहा जाता है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा को पार कर चुकी हैं और जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा व्यवहार के लिए तैयार हैं। वस्तुओं के उत्पादन की सीमा रेखा को पार करने का मतलब यह है कि वस्तुएं उत्पादन अथवा मूल्य जोड़ की प्रक्रिया से निकल चुकी हैं। इनके अंतिम उपयोग करना है। ठीक है। अंतिम वस्तु का मतलब ये होता है कि जब वस्तुएं बन रही हैं तो वो अपनी सारी क्रिया पूरी कर चुकी है। अब वो उपभोक्ता के पास पहुंचने के लिए तैयार है। जब ऐसा होता है तो उसे अंतिम वस्तु कही जाती है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अंतिम वस्तुओं का उपयोग जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है। उपभोक्ता तथा उत्पादक उत्पादन के लिए उपभोक्ता कपड़े, जूते इत्यादि के अंतिम उपयोग करता है। उत्पादक मशीनरी। देखिए हम लोग देखते हैं अंतिम वस्तुओं को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी होती है अंतिम उत्पादक वस्तुएं। ठीक है। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए खरीदी जाती है। जैसे उपभोक्ता द्वारा कपड़े, जूते, रोटी, दूध इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं अंतिम उत्पादक वस्तुएं किसे कहते हैं। ये वे वस्तुएं हैं अंतिम रूप से उत्पादकों द्वारा आगे उत्पादन के लिए प्रयोग के लिए खरीदी जाती है। जैसे कारखानों के मालिक द्वारा मशीनों या ट्रैक्टरों का जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि ये मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। मध्यवर्ती वस्तुएं ये वे वस्तुएं हैं जिन्होंने अभी तक उत्पादन की प्रक्रिया की सीमा रेखा को पार नहीं किया, जिसमें अभी भी मूल्य जोड़ना है और जो अभी भी अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। ये वे वस्तुएं एक फर्म से पुनः बिक्री अथवा कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए फर्म ए द्वारा फर्म बी से बिक्री के लिए खरीद की गई तैयार कपड़े से फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी। ठीक है। किसी कपड़े को तैयार करने के लिए जो कच्चा माल लिया जाता है, किसी फर्नीचर को बनाने के लिए जो लकड़ी ली जाती है, ये सब मध्यवर्ती वस्तुएं हो गई। क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मतलब हो जाता है कि जो सामान अभी बना नहीं है बल्कि कच्चे माल के रूप में सीमित है। ठीक है। कच्चे माल के रूप में सीमित है। जब ये सामान बन जाएंगे, इसमें मूल्य लग जाएगा, मूल्य जुड़ जाएगा, तब वो सामान अंतिम वस्तुएं कहलाएगी। क्योंकि जब अंतिम वस्तु हो जाती है तो फिर वो उपभोक्ता के पास पहुंच जाती है और उपभोक्ता फिर उसका यूज करता है। ठीक है। उसी तरह हम लोग देखते हैं स्टॉक एवं प्रवाह किसे कहते हैं। स्टॉक वह मात्रा है जिसकी माप समय के किसी विशेष बिंदु पर की जाती है। और उदाहरण के लिए जैसे देखिए, उदाहरण के लिए स्टॉक वह मात्रा है जिसकी माप समय के किसी विशेष बिंदु पर
की जाती है, ठीक है। और प्रवाह किसे कहते हैं देख लीजिए। प्रवाह वह मात्रा है जिसकी माप समय के किसी विशेष अवधि में की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि प्रति माह 20,000 रुपये की तनख्वाह मिल सकती है अथवा आपको अपनी बैंक जमा पर 10% वार्षिक ब्याज मिल सकता है, ये सभी मात्राएं अथवा मूल्य प्रवाह है, क्योंकि इनकी माप समय की अवधि की प्रति इकाई की जाती है, जैसे प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति माह, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टॉक समझ लेते हैं। स्टॉक वह मात्रा है जिसकी माप समय के किसी विशेष बिंदु पर की जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 31 मार्च 2010 को आपके बैंक खाते में 50,000 रुपये हैं और 15 अप्रैल 2010 को आपके बैंक खाते में 60,000 रुपये हैं। ये सभी रकम अथवा मूल्य स्टॉक मूल्य के उदाहरण हैं। मतलब एक निश्चित समय में आपके पास जो मूल्य जमा हो उसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। और प्रवाह कहते हैं कि निश्चित समय में आपको कहीं से कोई मूल्य जब मिल रहा हो तो उसे प्रवाह कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने समझ लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुल विनियोग किसे कहते हैं। कुल विनियोग आप देख सकते हैं, कुल विनियोग कहते हैं हम। कुल विनियोग उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है या मानव निर्मित वस्तुओं का वह स्टॉक है जिसका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है ये जो कुल विनियोग है, ये उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है या मानव निर्मित वस्तुओं का वह स्टॉक है जिसका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। अतः उत्पादक सर्वदा अपनी पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करने का प्रयास करता रहता है, ठीक है। उस वर्ष के दौरान विनियोग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है I = डेल्टा के, I = इन्वेस्टमेंट, विनियोग K = कैपिटल स्टॉक, पूंजी का स्टॉक, और डेल्टा K = चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये चैप्टर्स भी देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक चीज जो आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार विनियोजित पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है अथवा पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं स्थिर विनियोग की परिभाषा दीजिए। स्थिर विनियोग और भंडार विनियोग ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्थिर विनियोग, किसी दिए हुए वर्ष में उत्पादकों की स्थिर पूंजी के स्टॉक जैसे मशीनरी में वृद्धि को स्थिर विनियोग कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी वर्ष में किसी व्यवसाय में जो निश्चित पूंजी होती है, जैसे कोई मशीनरी लगा हुआ हो, कोई बड़ा सामान हो, कोई बिल्डिंग हो, तो वो जो स्थिर विनियोग होता है, स्थिर इन्वेस्टमेंट होता है, उसे हम लोग स्थिर विनियोग कहते हैं, ठीक है। फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है उसे स्थिर विनियोग कहते हैं। दूसरा होता है भंडार विनियोग। भंडार विनियोग किसे कहते हैं? उत्पादकों के भंडार स्टॉक में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। निर्मित वस्तुएं अथवा नहीं बिकी हुई वस्तुएं, कच्चे पदार्थ भंडार स्टॉक में होते हैं, ठीक है। भंडार स्टॉक मतलब कि कहीं पे जो स्टॉक जमा होता है, जैसे किसी सामान को बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो भंडार स्टॉक में आता है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।